गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, पिछले टर्न पर हम लोग संबंध और फलन के अंतर्गत क्रमित युग्म, इसको अंग्रेजी में कहा गया था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। दो क्रमित युग्म समान कब होंगे उसके बारे में पढ़े थे। और यदि दो समुच्चय ए और बी दिया हो तो उसका कार्टीजन या कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग अध्ययन किए थे और इस पर प्रश्न भी लगाया गया था। आगे का टॉपिक इसमें है संबंध। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ना है यह है संबंध। अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध क्या होता है, संबंध ज्ञात कैसे करते हैं और संबंध का प्रांत और परिसर और सह प्रांत क्या होता है। यह टॉपिक हमको आज पढ़ना है। ठीक, तो ज़रा देखा जाए पहले संबंध की परिभाषा। संबंध की परिभाषा जो है, यहाँ संबंध क्या होता है। मान लीजिए कि दो अरिक्त समुच्चय, जब अरिक्त समुच्चय कहा जाता है इसमें तो कम से कम एक अवयव जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ किसी अरिक्त समुच्चय ए, एक अरिक्त समुच्चय ए है और दूसरा अरिक्त समुच्चय क्या है, बी है। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, मतलब समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब कि यदि ए और बी, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों और उनका कार्तीय गुणनफल हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है, ए क्रॉस बी से लिखा जाता है। तो ए और बी के बीच का संबंध जो होता है, यदि हम संबंध को आर से मान लिया जाए, रिलेशन से, तो ए और बीच के बीच का संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। परिभाषा ही कह रहा है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, जो कि क्रमित युग्म के प्रथम तथा, देखिए क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय अवयवों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी के अवयव जो होते हैं वह क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। तो जो संबंध दिया रहता है, जो संबंध डिफाइन होता है, वह क्रमित युग्म के पहले अवयव और दूसरे अवयव के बीच एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। या संबंध ए और बी जो होता है वह स्मॉल ए और स्मॉल बी, मान लीजिए कि समुच्चय ए और बी के अवयव हैं, तो ए और के बीच का संबंध क्या है वो आर बताता है। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं और ए से बी में एक संबंध आर है, तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय हो जाएगा। कन्फर्म हो गया। यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि समुच्चय ए का कोई दो समुच्चय ए और बी है, तो यदि समुच्चय ए का कोई अवयव क्या ए है, स्मॉल ए है, और समुच्चय बी का कोई अवयव बी है, स्मॉल बी है, और ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, एक संबंध आर द्वारा ए और बी के बीच का संबंध आर संबंध क्या है,
मतलब ए बी से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मतलब कुछ भी है। तो यदि समुच्चय ए, कैपिटल ए का एक अवयव ए समुच्चय बी के दूसरे बी से संबंध आर द्वारा संबंधित हो तो लिखा जाता है ए बी एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब कि अवयव ए संबंध आर द्वारा बी से संबंधित है, या इसे ए आर बी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए और बी, स्मॉल ए और बी के बीच का संबंध क्या है, आर है। ठीक, ये हो गया। संबंध को लिखा कैसे जाता है, जैसे जानते हैं कि समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं। समुच्चय निर्माण की विधियां क्या बताई गई, दो विधि बताई गई थी, रोस्टर विधि बताई गई थी और समुच्चय निर्माण विधि। तो संबंधों को भी दो विधियों द्वारा, रोस्टर विधि द्वारा और समुच्चय निर्माण विधि द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आता है कि यदि किसी दो समुच्चय हरिया ही जाता है ए और बी के बीच संबंध, तो यदि समुच्चय ए में यम, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यम हो, स्मॉल एम हो, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या एन हो, स्मॉल एन हो, तो ए से बी में जो संबंधों की संख्या होती है, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की कुल संख्या होती है 2 पे घात यम एन। ए से बी में संबंधों की संख्या 2 पे घात एम एन होती है, कुल इतने संबंध होंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यम है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या एन है, तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या 2 पे घात एम एन के बराबर होती है। ठीक, तो यह हो गया हमारा संबंध क्या होता है, संबंध को हम कैसे परिभाषित करते हैं। अभी इसमें हम प्रश्न भी हल करेंगे। ठीक, अब काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है, पूछा जाता है, एक संबंध दे देगा, कहता है संबंध का प्रांत, प्रांत अंग्रेजी में प्रांत को कहा जाता है डोमेन। संबंध का प्रांत, परिसर, परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज, सह प्रांत को डोमेन। तो यदि एक संबंध दिया हुआ हो तो संबंध का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सह प्रांत क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रांत की परिभाषा देख लीजिए। प्रांत, पहला हेडिंग है प्रांत, अंग्रेजी में लिखा जाता है डोमेन। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर। सबसे पहले समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध आर है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है ना, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर है तो हम आर के सभी अवयवों को लिख लेंगे। आर के अवयव कैसे होते हैं, क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी, देखिए क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय। मान लीजिए ये हो गया 1 2, हो गया ये हो गया 3 4, मान लीजिए संबंध के रूप में। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक, हम जानते हैं कि प्रथम घटक, ये क्रमित युग्म प्रथम घटक ए है, इस क्रमित युग्म का प्रथम घटक ए है। तो संबंध आर के जितने क्रमित युग्म बन रहे हैं सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटक का समुच्चय। तो प्रथम घटक यहाँ क्या है, 1 है और क्या है, 3 है। प्रथम घटकों का जो समुच्चय होता है वह संबंध आर का प्रांत कहलाता है। ठीक, उसको अंग्रेजी में डोमेन कहते हैं। यदि संबंध आर दिया हुआ हो, ठीक, यदि संबंध आर दिया हुआ हो तो ऐसे लिखा जाता है, प्रांत आर की जगह पे लिखाता है डोमेन आर, ऐसे, या प्रांत आर, या लिखा जाता है अंग्रेजी में डोमेन आर। डोमेन आर का मतलब हो गया कि आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता है। ठीक, गणितीय भाषा में देखिए कैसे लिखा जाता है, लिखा हुआ है आर, आर लिखा हुआ है आर, क्रमित युग्म ए बी यानी रहे, उसका अवयव कैसे हैं, क्रमित युग्म के रूप में है। ऐसे क्रमित युग्म का समुच्चय है
जिसका पहला अवयव क्या है, समुच्चय ए का अवयव है और दूसरा अवयव समुच्चय बी का अवयव है। ठीक, तो प्रांत आर, डोमेन आर क्या हो जाएगा, ये जो क्रमित युग्म ए बी लिखा हुआ है उसके प्रथम अवयव, तो प्रथम अवयव क्या है, ए। तो संबंध आर क्या हो जाएगा, प्रथम अवयव का समुच्चय हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ ए हो गया, और जहाँ ए बी एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि आर के अवयव जो है वो क्रमित युग्म के रूप में है। तो इस प्रकार से यदि आर को अवयव दिए हुए हों या रोस्टर यदि आर में को किसी भी प्रकार से दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको हम रोस्टर विधि में लिख लेंगे, मतलब प्रथम उसके सभी अवयवों को लिख लेंगे। उसके अवयव क्रमित युग्म के रूप में होते हैं और प्रथम अवयव का जो समुच्चय होता है, प्रथम अवयव का जो समुच्चय होता है वही संबंध आर कहलाता है, संबंध आर का प्रांत कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से परिसर, परिसर रेंज, उसको रेंज कहा जाता है। सब कुछ वही है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्म के द्वितीय घटकों, सब कुछ वही है। प्रथम सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता था और द्वितीय घटकों का समुच्चय संबंध आर का क्या कहलाएगा, परिसर कहलाते हैं। ठीक, तो यदि संबंध आर हो, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर है, तो उसके परिसर को ऐसे लिखा जाता है रेंज आर, रेंज आर। ठीक, जो ही रेंज आर आता है इसका मतलब कि उसके जितने क्रमित युग्म दिए हुए हैं आर के, उसके द्वितीय घटकों का हम समुच्चय लिख लेंगे, वही उसका रेंज या परिसर हो जाएगा। ठीक, अगला आता है टॉपिक है सह प्रांत, अंग्रेजी में कहते हैं कोडोमेन। ठीक, एक समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, समुच्चय ए से बी में एक संबंध क्या है, आर है। ठीक, तो पूरे देखिए संपूर्ण समुच्चय बी को, संपूर्ण समुच्चय बी को संबंध आर का सह प्रांत या अंग्रेजी में कोडोमेन हम कहते हैं, पूरा का समुच्चय। ठीक, एक चीज़ और छूट रहा है इसमें कि यदि ये संबंध आर, देखिए यदि संबंध ऐसे लिखा हुआ है, संबंध आर क्रमित युग्मों का समुच्चय है, ए को प्रथम घटक कहा जाता है, बी को द्वितीय घटक, तो बी को यहाँ पे फिलहाल संबंध में बी को ए का इमेज प्रतिबिंब भी कहा जाता है, मतलब ए बी से संबंधित है। ठीक, जैसे यदि समुच्चय ले लिया जाए, समुच्चय यहाँ ए हो गया, एक समुच्चय बी हो गया, एक समुच्चय यदि ए का है और एक समुच्चय बी है, ऐसे ए जो बी है, ए बी अवयव ए अवयव बी संबंध आर द्वारा एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, तो बी को कहा जाता है ए का प्रतिबिंब या इमेज कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग पढ़े क्या, संबंध क्या होता है, संबंध का प्रांत क्या होता है, संबंध का परिसर क्या होता है और सह प्रांत होता है। अब यदि समुच्चय ए और बी दिया हो और संबंध आर लिखना हो कुछ कंडीशन के अंतर्गत, तो आर हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका प्रांत एवं परिसर ज्ञात कैसे करेंगे, उसको हम लिखेंगे। ठीक, तो देखा जाए जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, कह रहा है यदि समुच्चय ए दिया हुआ है, उसके अवयव हैं 2 3 5 6, समुच्चय बी के अवयव हैं 4 5 8 लिखा हुआ है। कह रहा ए से बी में एक संबंध आर, देखिए निर्माण रूप में, मतलब इस तरह से दिया हुआ है, दिया हुआ इस प्रकार से परिभाषित है कि समुच्चय आर के, देखिए संबंध आर के अवयव क्या है, एक्स वाई क्रमित युग्म के रूप में है, और संबंध आर क्या है कि उसके पहले और दूसरे अवयव के बीच, एक्स और वाई के बीच का संबंध क्या है कि एक्स और वाई का अंतर, मतलब पहले अवयव जो क्रमित युग्म है उसके पहले अवयव और दूसरे अवयव का अंतर एक सम संख्या है, एक सम संख्या है,
यक्स किसका अवयव है? ए का। पहला अवयव समुच्चय ए का अवयव है और दूसरा अवयव समुच्चय बी का अवयव है। तो कह रहा है इसको रोस्टर रूप में लिखिए, इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। अब देखिए ये दिया हुआ है, समुच्चय ए दिया हुआ है, समुच्चय बी दिया हुआ है। अभी तो हम बता रहे हैं कैसे लिखना है, आप सीधे उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए और बी का कार्तीय गुणनफल हम ज्ञात कर लेंगे। ए और बी का कार्तीय गुणनफल हम ज्ञात करेंगे। ये बताया गया था कैसे ज्ञात करेंगे कि ए के अवयव को प्रथम घटक और बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर के जितने संभव क्रमित युग्म होते हैं उनका जो समुच्चय होता है वह कार्तीय गुणनफल कहलाता है ए और बी का। तो देखिए यहाँ पे पहले ए का अवयव माने 2 है, 2 लिए तो 2 को प्रथम घटक और इसके अवयव को द्वितीय घटक बी के अवयव, तो क्या क्या हो जाएगा? 2 4 हो जाएगा, फिर 2 5 हो गया, 2 8 हो गया, इतना हो गया। अब फिर ए के दूसरे अवयव को ले लेंगे 3 3 4 3 5, ऐसे 3 4 3 5 3 8, फिर 5 को ले लेंगे। इस प्रकार से हम ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो ए क्रॉस बी हो गया। अब हम जानते हैं कि जो संबंध आर होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। आर कंडीशन देखिए, संबंध। अब इन क्रमित युग्मों में एक्स और वाई, एक्स पहला घटक है और दूसरा घटक है। संबंध क्या दिया हुआ है कि एक्स और वाई का अंतर क्या है? एक सम संख्या है। मतलब संबंध आर के अवयव वह क्रमित युग्म होंगे जिनके प्रथम और द्वितीय घटक का अंतर एक सम संख्या होगी। ठीक, तो जरा देखा जाए, पहला अवयव क्या है? 2 4, तो 2 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2। सम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 1 2 4 हो जाएगा, इसका अवयव हो जाएगा। दूसरा नहीं होगा। 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, 3 विषम संख्या वो भी नहीं होगा। 2 में से 8 घटाएंगे माइनस से होगा, वो भी सम संख्या है। फिर 3 और 4, 3 में से 4 घटाएंगे -1, विषम संख्या वो भी नहीं होगा आर का अवयव। 3 में से 5 घटाएंगे -2 हो जाएगा, एक सम संख्या है, तो आर के अवयव भी हो जाएंगे। 3 8 5 -5 ये भी नहीं होगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, वो भी विषम संख्या है। 5 में से 5 शून्य, शून्य एक सम संख्या मानी जाती है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। 5 8 ये भी नहीं होगा, -3 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2, सम संख्या हो गया। 6 में से 5 घटाएंगे 1, विषम संख्या है, वो भी आर का। मतलब यह जो कंडीशन दिया हुआ है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो जिन क्रमित युग्मों के अवयवों के बीच यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही आर के अवयव होंगे। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार आर के अवयव क्या क्या होंगे? आर निकल गया। तो यदि ए और बी दिया हुआ है और आर समुच्चय निर्माण विधि से परिभाषित है, तो सबसे पहले उसको हम रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं? क्योंकि प्रांत निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए सबसे पहले आर को, संबंध आर को हम रोस्टर विधि में लिख दें, तभी निकाल देखते हैं। ठीक, जरा एनसीईआरटी का एक प्रश्न देखा जाए। एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, कारा की माना कि एक समुच्चय ए है। ए के अवयव दिए हुए हैं 1 2 3 डॉट डॉट 14, मतलब 1 से लेकर 14 तक है पूरा, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आर कारा आर एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, यहाँ 2 समुच्चय नहीं है। यहाँ आर क्या है? एक समुच्चय ए का, ए क्रॉस ए का है। जहाँ मतलब वहाँ ए और बी था, यहाँ ए और बी की जगह पे ए ही है, ऐसे। तो आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि देखिए एक्स और वाई मतलब उसके पहले और दूसरे अवयव के बीच का संबंध है, मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक, तो कह रहा है पहला संबंध आर लिखिए, प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए।
ये कह रहा निकालने के लिए। तो पहले संबंध आर परिभाषित है तो लिख लिया गया परिभाषित है। अब ए के अवयव क्या क्या है, 1 से लेकर 14 तक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स भी एक अवयव है और वाई, ठीक। हमको एक्स और वाई वह अवयव लेने हैं जो इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। मतलब एक्स और वाई का वही मान होना चाहिए जो उस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। तो पहले देखा जाए 1 से लेकर 14 तक है। एक एक्स का मान 1 से शुरू करेंगे और 14 तक ले जाएं और ये देखेंगे कि यह कब तक ये समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है। यह देखिए अब जरा, हम जरा एक्स का एक मान ले लिए 1 से लेकर, और इसी समीकरण देखिए यहाँ समीकरण को संतुष्ट होना चाहिए। तो जब एक्स का मान 1 ले रहे हैं तो वाई का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और वाई किसका अवयव है, 3 एक अवयव है। इसका मतलब कि 1 और 3 आर का अवयव हो जाएगा। एक्स का मान हमने 2 ले लिया, वाई का मान 6। एक्स का मान बढ़ाते चले जाइए और वाई का मान लेते जाइए। एक कंडीशन है कि वाई क्या होना चाहिए, ए का अवयव होना चाहिए। यदि वाई ए का अवयव नहीं है तो वह आर का अवयव नहीं हो सकता है। तो देखिए एक्स का मान 2 ले लिया, वाई का मान 6, वाई ए का अवयव है। इसका मतलब कि 2 और 6 आर का अवयव हो गया। एक्स का मान 3 ले लिए, वाई का मान 9 आ गया, 3 9 आर का अवयव हो जाएगा। एक्स का मान 4 ले लिए, वाई का मान 12 आ गया, ये भी आर का अवयव हो जाएगा। एक्स का मान 5। अब देखिए एक्स का मान हमने जो ही 5 लिया, वाई का मान कितना आ गया, 15। और 15 क्या है, 15 जो है यह ए का अवयव नहीं है, क्योंकि ए के अवयव जो हैं 1 से लेकर 14 तक हैं। इसका मतलब कि 5 और 15 जो है वो आर के अवयव नहीं होंगे। इसी तरह से एक्स का मान हम 6 ले लेंगे तो वाई का मान 18 आ जाएगा, वो भी ए का अवयव नहीं होगा। इसका मतलब कि 4 से आगे कुछ भी एक्स का मान लेते जा रहे हैं तो वाई का मान ए से बाहर हो रहा है, मतलब ए का अवयव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल और केवल यहाँ तक देखिए, यह और यह चारों किसके, आर के अवयव हो गए। यह चारों अवयव ऐसे हैं जो इस समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। अब संबंध निकल गया और रोस्टर रूप में निकल गया। अब क्या करना है कि उसको हमको प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करना है, ठीक। तो प्रांत देखिए, प्रांत आर, प्रांत की परिभाषा बताई गई है। तो जो संबंध आर के जितने क्रमित युग्म हैं उसके प्रथम घटकों का समुच्चय, तो प्रांत आर को डोमेन आर लिख लिया गया। अब प्रथम घटक देखिए, ये क्रमित युग्म में भी है, यहाँ है ये प्रथम घटक। इसका प्रथम घटक क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 3 है और ये 4। तो प्रथम घटकों का समुच्चय, तो डोमेन आर बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो प्रथम घटकों का जो समुच्चय है वह प्रांत आर हो गया। द्वितीय घटक परिसर क्या हो जाएगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटक क्या क्या होगा, 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9, 12 यह जो समुच्चय हुआ यह संबंध आर का परिसर कहलाएगा, ठीक। और पूरा सहप्रांत क्या रहेगा, यदि बताया गया था कि यदि ए से बी में एक संबंध आर हो तो पूरे समुच्चय बी को सहप्रांत कहते हैं। यहाँ आर क्या है, यहाँ आर क्या है, ए से ए में ही एक संबंध है, तो ये समुच्चय ए पूरा का पूरा सहप्रांत हो जाएगा, ठीक। एक आध प्रश्न और देखा जाए, ये भी एनसीईआरटी का ही है, उसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है। कारा की क्वेश्चन नंबर 3, यदि समुच्चय 1, 2, 3, 4 बी बराबर लिखा हुआ है 4, 6, 9, यहाँ ए और बी 2 दिया हुआ है समुच्चय। कह रहा है कि ए से बी में एक संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि ये जो क्रमित युग्म है बन रहा है, तो ध्यान देना है कि क्रमित युग्म का पहला अवयव किसका अवयव होता है, ए का अवयव होता है, दूसरा अवयव बी का अवयव होता है, ठीक। अब इन दोनों में संबंध क्या है, एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम संख्या है। एक्स किसका अवयव है, ए का अवयव है, वाई किसका अवयव, बी का अवयव है।
तो कह रहा है कि संबंध आर को रोस्टर के रूप में लिखिए और प्रांत और परिसर इस तरह की आ सकता है ज्ञात करिए। तो आर दिया हुआ है, तो या तो जैसे पहले बताया गया है, या तो ए क्रॉस बी निकालें हम सबका। आप सीधे भी लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि जो पहला अवयव होता है वो ए का अवयव होता है और ए का अवयव होता है, और दूसरा अवयव क्या होता है, बी का अवयव होता है। हमको आर लिखना है तो ये देखा जाए कि एक्स और वाई के बीच का संबंध क्या है, मतलब ए के अवयव और बी के अवयवों के बीच का संबंध क्या है। दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो सीधे लिखने करते क्या है, आर बराबर लिख लेंगे, समुच्चय का निशान बना लेंगे। अब हम आर का पहला अवयव ले लीजिए एक, और इसका अवयव लेते जरा 1 और 4 यदि हम ले लें 1 और 4, तो 1 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा, -3, एक विषम संख्या, और कंडीशन विषम दे रहा है, इसका मतलब 1 4 हो जाएगा। अब देखिए जरा 1 6 ले लें, 1 और 6 का अंतर क्या हो जाएगा, 5 या -5 विषम, तो 1 6 भी इसका अवयव हो जाएगा। 1 और 9 का अंतर क्या हो जाएगा, 8 -8 होगा, वह सम संख्या हो रहा है, इसलिए वह आर का अवयव नहीं होगा, 1 8 नहीं लिखेंगे, हो गया। अब इसके दूसरे अवयव का जरा ले लीजिए 2। अब देखिए इसका दूसरा अवयव 2 है, अब फिर इसके साथ क्रमित मूल्य देखिए 2 और 4, 2 के साथ क्या लेंगे, देखिए अब 2 ले लिया गया, 2 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा, -2 वो सम संख्या है तो आर का अवयव नहीं होगा। फिर 2 और 6 का अंतर क्या होगा, -4, वो भी सम संख्या, विषम नहीं, उसको नहीं लेना है। 2 और 9 का अंतर -7, देखिए -7, क्योंकि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए, तो ये 2 और 9 जो है ये आर का अवयव हो गया। इसी प्रकार से 3 ले लिया गया, देखिए यहाँ 3, फिर इसी के साथ लीजिए 3 का सबके साथ एक क्रमित युग्म दिमाग में बनाइए, 3 और 4 का अंतर -1 क्या होता है, एक विषम संख्या होती है, तो 3 4 भी इसका अवयव हो गया। 3 और 6 का अंतर -3 विषम संख्या, ये भी हो जाएगा। 3 और 9 का अंतर -6, वो सम संख्या है, वो आर का अवयव नहीं हो सकता है, क्योंकि आर के अवयव केवल वही होंगे, ठीक, जिन क्रमित युग्मों का प्रथम और द्वितीय घटकों का अंतर विषम हो। फिर लास्ट में बच गया हमारा 5, तो 5 और 4 का अंतर 1 होगा, 5 और 4 का अंतर, ये भी विषम संख्या हो गई, 5 4 आर का हो जाएगा। 5 और 6 का अंतर -1 विषम संख्या, 5 6 भी आर का हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 और 9 का अंतर क्या होगा, -4, वो सम संख्या होगी, वो भी आर का अवयव नहीं होगा। इस प्रकार से हम सीधे आर को लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो हम सबसे पहला काम है कि जो भी दिया हुआ संबंध परिभाषित है उसके आधार पर आर को रोस्टर की विधि के रूप में हम लिख लेंगे, हो गया। अब हमको यदि कहता है कि डोमेन आर या प्रांत परिसर ज्ञात करिए, तो कुछ करना नहीं, जैसे पहला ही बताया गया है। इन क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय ले लेते हैं। अब प्रथम घटक से लेकर के समुच्चय हम बनाएंगे, यदि वो रिपीट कर रहा है तो केवल एक ही बार लिखना है। तो डोमेन आर देखिए 1 4 है, 1 6 है, 1 2 बार है, लिखना है 1, प्रथम घटक 1 हो गया। फिर क्या है 2 9 2, 1 2 हो जाएगा प्रथम घटक। फिर देखिए यहाँ 3 4 और 3 6, 3 हालांकि 2 बार आया हुआ है, लिखना एक ही बार है, 5 4 5 6 हो गया, तो डोमेन आर हो गया। और इसी तरह से द्वितीय घटकों का समुच्चय लेंगे तो रेंज आर निकल जाएगा। इस प्रकार हम संबंध ज्ञात करेंगे, संबंध को रोस्टर के रूप में लिख लेंगे और उसके बाद उसका प्रांत परिसर और सहप्रांत ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इतना सब बताया गया है एनसीईआरटी किताब में। जो भी एग्जाम्पल दिया है उसको लगाइए और प्रश्न हल करिए सब। ठीक, नहीं आएगा तो आगे वाले टर्न पे बताया जाएगा। जो भी प्रश्न तुरंत दिया जाता है, प्रश्न वही दिया जाता है कि जो ही वीडियो आप देखें, वीडियो समझने के बाद प्रश्न इसलिए दिया जाता है कि लगता है कि कुछ वीडियो समझ में आया होगा तो आप ज़रूर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, तो सभी लोग प्रश्न को ज़रूर हल करें। ठीक, बाकी फिर आगे की वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।